नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जीके जीएस के और ईवीएस से जुड़े हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं अगर आपको वीडियो सही लगे तो कमेंट करना, नहीं तो लाइक कर देना, क्योंकि अगर करोगे तो मेरे को पता लगेगा हाँ भाई लोगों को पसंद है, तो मैं और बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान की मांग कब की? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को। तो मैं इसकी है ना आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित संविधान जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और जिसके अध्यक्ष थे पंडित शिव नारायण दत्त, में गाया गया था। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। वहीं से हम लोगों ने सोचा है कि 52 सेकंड में गाया जाएगा। सबसे पहले यही गाया गया था। ठीक है, ये जनगण मन हमारा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी सभा में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक के नाम से प्रस्तुत किया, और 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया के नाम से जाना गया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये तो सबको पता है, अजमेर में किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। देखिए, ये सारे ऑप्शन देखिए मेरी है ना वो पहले से निशान लगाए हुए थे, इसलिए उसमें ना आंसर पहले से है। मेरे कटिंग का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपके लिए रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी से लाया हूं, तो आपको याद हो जाएगा, बस मेरे साथ लगे रहिएगा। तो पुष्कर मेला का अजमेर में मनाया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर यह प्रसिद्ध स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है, याद रखिए, और ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान भी करते हैं। ठीक है, इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक में लगने वाले पुष्कर ऊंट मेले ने इसकी जगह दुनिया में अलग ही दे दी है, मतलब दुनिया भर में फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि पुष्कर का जो ऊंट का मेला है ना, वो सबसे ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, ऊंट की वजह से। ऊंट की वजह से, याद रखना, ऊंट की वजह से। ठीक है, तीसरा है, चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से सबसे हानिकारक कौन सी है? तो ये वाला तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे। अल्ट्रावायलेट सी से कुत्ता, सी से कुत्ता, कैट, कुछ भी याद कर लो, कुत्ती, जो आपको याद करना। ठीक है, अल्ट्रावायलेट कुत्ता, तो कुत्ता आपको काट लेगा, इसलिए सबसे खतरनाक है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सामान्यतः उनके तरंगों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। जो तरंग होती है ना, उनके आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, तो सी वाली सबसे खतरनाक है। इन किरणों में से अल्ट्रावायलेट, यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट, सी सबसे अधिक हानिकारक होती है। लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इनके अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। अल्ट्रावायलेट बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट बी जीवधारियों के लिए निम्नलिखित प्रभाव डालती है। जैसे अल्ट्रावायलेट बी है ना, आती है ना, देखिए अल्ट्रावायलेट सी है ना, पहुंच नहीं पाती है, नहीं, अगर पहुंच जाती तो हम नहीं बच पाते। ठीक है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट बी है ना, वो पहुंचती है। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट बी पहुंच के ना क्या क्या करती है, जीन में परिवर्तन करती है। जैसे हमारे पे अगर पराबैंगनी किरणें लगेगी तो हमारे अंदर का स्ट्रक्चर बदलेगा, बच्चे अल्टोमेंट पैदा होंगे, त्वचा कैंसर होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कम होता है, मतलब बीमारियां लगते ही बंदा मरेगा, ऐसा सिस्टम हो जाता है। प्रतिरक्षा मतलब डिफेंसिव सिस्टम कम हो जाता है शरीर का, और पौधों की वृद्धि में रुकावट आती है, मोतियाबिंद की समस्या आ जाती है, और सनबर्न नाम का रोग होता है, चमड़ी जलने लग जाती है। ठीक है, देखिए भाई प्लीज यार वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि ये जो रोशनी मेरे आंखों पे पड़ रही है ना प्रोजेक्टर की, इसकी वजह से आंखों में दर्द हो रहा है। ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं इस वजह से कि देखे और कुछ हो। निम्नलिखित में से जैव मंडल का आजैविक घटक नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन लिखा है आजैविक घटक नहीं है। आजैविक घटक का मतलब है जो अजैविक होता है मुर्दा, लेकिन बोला मुर्दा घटक कौन सा नहीं है, मतलब जिंदा कौन सा है? तो प्रोटीन मुर्दा होता है, मृदा मुर्दा होता है, फास्फोरस मुर्दा होता है। लेकिन का क्या होता है? कवक, कवक क्या होता है? जिंदा होता है। तो ये अजैविक घटक नहीं है, जैविक घटक है। जैविक मतलब जीवन जिसके अंदर है, अजैविक मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है। चलिए अब इस पे चलते हैं। अब देखिएगा क्या क्वेश्चन है, ये तो आपने भी देखिए मेरे 2 तरीके की वीडियो बना रहा हूं मैं, वन लाइनर भी और ये वाली भी। वन लाइनर जाके देखिएगा तो उसमें वन लाइन में ही आंसर बता रखे हैं, ये सारी चीजें भी मिलेंगी उसमें। ठीक है, बाकी लेकिन इसमें जिसको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो इसमें आ जाइए। गिर सेल परियोजना कहां पाई जाती है? याद करवाने के लिए मैं आपको बताता हूं, गुजरात में जाके गिर गया, गुजरात में जाके गिर गया, गा से गुजरात, गा से गिर गया। ठीक है, गिर गुजरात, और शेर की परियोजना है तो गुजरात में पाई जाती है। ठीक है,
एशियाई सिंगों का घर, होम ऑफ एशियाटिक लॉयन की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब? 1973 में गुजरात में गिर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गिर में सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, याद रखिए गुजरात के जूनागढ़ में। और यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, याद रखिएगा एशियाई शेर, ठीक है। एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? गुजरात के गिर में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, याद कैसे करना है? गुजरात में जाके गिर गया, असम में जाके तो नहीं गिरेगा, तमिलनाडु में तो नहीं गिरेगा, क्या याद करोगे? गुजरात में जाके गिर गया। भैया आपको पे रोशनी पड़ रही है। WWF से क्या सी है? देखिए ये जीके जीएस और ईवीएस दोनों के क्वेश्चन मिक्स है इसके अंदर, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा है। WWF से क्या से है? वर्ल्ड वाइड फंड। WWF को बोलता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड मतलब दुनिया का, वाइल्ड मतलब जंगली जानवर, जंगल के लिए, और फंड उसके लिए पैसे। तो क्या एक संस्था है जो क्या करती है? जंगल के लिए फंड इकट्ठा करती है, जंगल के जानवरों को बचाया जाए, उसको एरिया अच्छा करा जाए, उनको सुविधा दी जाए। मतलब होटल नहीं बनाएंगे जानवरों के लिए, मतलब लेकिन उसके एरिया को सही करा जाए। कहीं कोई जंगल है जहाँ पे कोई जानवर मर रहे हैं किसी कारण से, तो उस दिक्कत को दूर की जाए, तो ये करवाता है, ठीक है। WWF से ऐसे वर्ल्ड वाइड फंड से है। वर्ल्ड वाइड फंड विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष बोलते हैं इसको। 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। और इस संगठन का मुख्यालय कहां? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह है विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा। और जॉइंट पांडा कहां का है? जॉइंट पांडा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ना, चाइना के लोग पांडा जैसे होते हैं, तो चाइना का है पांडा। तो जॉइंट पांडा इसका चिन्ह है, क्योंकि जो पांडा है ना, जॉइंट पांडा, वो ना विलुप्त हो चुका है, मतलब वो मिलता नहीं है, ठीक है, ना के बराबर एक भी नहीं है मुश्किल से धरती पे। तो चाइना में पाया जाता था वो, ठीक है। तो उसी को विलुप्त प्राणी का चिन्ह माना गया है। तो इसका लोगो है, जैसे BMW का कुछ लोगो है, तुम अपना अमीर हो जाओगे तो लोगो बनवा दोगे, ठीक है। मर्सिडीज का लोगो होता है, वैसे इन्होंने भी लोगो बना रखा है, ठीक है। जैसे KVS का लोगो है, एस्टेट का लोगो है, DXSB का लोगो है, SSC का लोगो है, वैसे इनका भी है, ठीक है। तो ये क्या करती है? उनके रखरखाव पर संबंधी मानदंडों को पूरा करती है और विभिन्न देशों और एजेंसियों को वित्त की सहायता देती है। अब गंगा कहां से निकलती है? गंगा निकलती है गंगोत्री से। बस इसका ये बहुत बड़ा है, इसको छोड़ दो। अगर गंगा गंगोत्री से निकलती है जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापते हैं? ये जरूरी है पढ़ना। तो इसका आंसर है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण। अब सर्वे ऑफ इंडिया प्रदूषण का क्या करेगा? केंद्रीय जल आयोग क्या करेगा? प्रदूषण का जल को देगा। प्रदूषण से क्या मतलब उसका? और ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाँ ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है, लेकिन प्रदूषण का पूरा देखता है कौन? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण, CPCW, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, ठीक है। देखिए भारत में आंसर हो जाएगा बी, भारत में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल व वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी, नियंत्रण और एक केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड शीर्षक राष्ट्रीय संस्था और जल बोर्ड जलवायु मतलब सारे प्रदूषण को चेक करता है, ठीक है। अब देखिए नोवा ये बहुत जरूरी है। कोटोपैक्सी एक ज्वलंत ज्वालामुखी, जिंदा ज्वालामुखी कहां पे? कोटोपैक्सी देखो, इसको याद करवाता हूं आपको। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहां पे? तो कोटोपैक्सी है एंडीज में, ठीक है। तो ऐसे याद करिए, जो एंटीज है ना, एंडीज से बने एंटीज। तो अंटी लोग क्या चाहती है? टैक्सी 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 टैक्सी। तो अंटी लोग चाहती है टैक्सी, तो कोटोपैक्सी टैक्सी कोटोपैक्सी टैक्सी कोटोपैक्सी। बस यार याद कर लो, पेपर में आता है तो टिक ऐसे ही लग जाता है और नंबर मिल जाता है। वो नहीं जानते कि आपने कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये देखिए कोटोपैक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप इक्वाडोर एंडीज पर्वतमाला में। तो इससे आपको एक और बात पता लग रही है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और हिमालय कहाँ है? यहाँ भारत नेपाल में, ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये जरूरी है, पढ़ लो। तिब्बत की सांगपो नदी में को भारत में जाना जाता है, कहां गया? ब्रह्मपुत्र नाम से, ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, याद रखना, क्योंकि ये कहां से निकलती है? भारत का नक्शा देखोगे ना, ऐसे करके ऐसे नेपाल है, नेपाल के इधर से ऊपर से चाइना तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में घुसती है, ठीक है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से चेमा युंगडुंग हिमानी ग्लेशियर से निकलता है। तिब्बत ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या संपू तिब्बत में
पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है और भारत में 1346 किलोमीटर है। और जानते हो ना, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली इस नदी पे, ये जरूरी है, ये ईवीएस में पूछे जाने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन है। माजुली द्वीप कहाँ पे है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो नदी पे है वो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए कमेंट में। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर उपभोक्ता कौन से है? मैंने क्या बताया था कि सबसे ऊंचा उपभोक्ता कौन होता है? खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर कौन होता है जो सबको खा सकता है? अब देखिए सबको कौन खा सकता है, ये देखिए आपको चित्र से समझ आएगा। देखिए सोच के देखो, आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है कि चित्र भी लेके आया हूं, देख लो, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो मांसाहारी कौन सा हो जाएंगे? मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी शाकाहारी या मांसाहारी या शाकाहारी, ठीक है। मांसाहारी क्या हो जाएंगे? सबसे ऊपर हो जाएंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि घास भूमि परितंत्र की खास श्रृंखला में, मतलब घास जिसको सबसे पहला बंदा घास खाता है, घास को खा रहे हैं, ठीक है, घास से कवक, घास को खा रहे टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप, तृतीय उपभोक्ता सांप को खा रहा है, अंतिम उपभोक्ता बाज। और बाज जब मरता है तो उसको छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह क्या सड़ा के गला के जमीन में मिला देते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हो जाएगा मांसाहारी, याद रखिएगा सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? मांसाहारी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका आंसर क्या माना है? सी, जीवाणु, ठीक है। लेकिन हम जीवाणुओं के बारे में नहीं पढ़ते, इसलिए कोई भी नॉर्मल बंदा सबसे पूछा जाएगा किसी से भी तो तुरंत दिमाग में आता है कि सबसे ऊपर वो होगा जो सबको खा सकता है। जीवाणु को नहीं सोचेगा, सब सोचेंगे बाज। लेकिन आपके अगर आपके ऑप्शन में जीवाणु दे रखा है तो आप जीवाणु लगा दीजिएगा, ठीक है। वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल के नजदीक है, वायुमंडल की कौन सी परत है जो धरती के साथ है? मतलब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जस्ट कौन सी परत होती है? जैसे मैं बता दे रहा हूँ, सौर मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, उसके अंदर आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल वगैरह, ठीक है। तो कौन सी होती है? तो सौर मंडल कहाँ है? हाँ, सौर मंडल सबसे नजदीक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ चलते हैं आगे, अब जल्दी जल्दी कर देते हैं, थोड़ा सा रुको, एक मिनट, थोड़ा ये गरीबी है, क्या करें यार। देखिए अगर आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करके करवाया करूंगा, जिससे कि आपको मदद मिलेगी, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने लोग होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 लोग होते हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने, मतलब कई सारे देश है, 193 देश है, ठीक है। इसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का है, सरिस्का का है राजस्थान में, सरिस्का दिख रहा है, राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया था 1797 में। और आपसे एक सवाल आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ? तो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ? 1973, हाँ 73, ठीक है। और प्रोजेक्ट हाथी 1992, ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमें ऊर्जा मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है? सीधे आंसर सूर्य का प्रकाश। कुछ ना आता तो सीधे आंसर सूर्य का प्रकाश। मुख्य ऊर्जा तो सूर्य से मिलती है। डीएनए, आरएनए, एटीपी, ये तो भैया कोई इंसान मर गया तो तब भी ऊर्जा खत्म हो जाएगी क्या धरती से? नहीं, सूर्य का प्रकाश तो हमेशा रहेगा ना, ठीक। एग मार्क किससे संबंधित है? एग मार्क आप जानते होंगे, कोई भी सामान लाते होंगे एग मार्क आधे लोग सोचते हैं अंडे से संबंधित है। नहीं भाई, एग मार्क ये नाम है इसका मतलब है एग मार्क उस चीज पे लगता है, भारत सरकार लगाती है। जो प्रोडक्ट है ना, भारत सरकार पास कर देती है कि ये खाने योग्य है या ये बिकने योग्य है, ठीक है। वो खाने की पैकेजिंग पे ही लगता है, कार पे एग मार्क नहीं लगेगा। एग मार्क उन पे लगेगा जो खाने की चीजें होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट में कुछ बोलते जाएं और मतलब कि बताते जाएं कि क्या हो सकता है आपके अनुसार, ठीक है। तो एग मार्क पैकेजिंग के लिए यूज नहीं, गुणवत्ता के लिए, सॉरी, गुणवत्ता के लिए यूज होता है। हाँ, गुणवत्ता के लिए, मेरे से गलती होगी, गुणवत्ता के लिए यूज होता है। और मैंने बताया ना खाने के प्रोडक्ट में होता है कि खाने के प्रोडक्ट की किसकी शुद्धता है। जैसे आप घी का डिब्बा लोगे, दूध की थैली लोगे तो उस पर एग मार्क मिलेगा ही मिलेगा आपको। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा आर्सेनिक से जल प्रदूषण होता है। आर्सेनिक से प्रदूषण होता है जल का, और सबसे ज्यादा होता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये पढ़ लो थोड़ा। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में के इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के भारतीय इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव भूमिगत जल आर्सेनिक के कारण
मतलब कि प्रभावित है, ठीक है। और आर्सेनिक से प्रदूषित कैसे होता है, जमीन के अंदर का पानी होता है, नदी का पानी, ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1972, सीधी बात। देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1972। जैसी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ उसके जस्ट बाद जानवरों को बचाने की कोशिश चालू होने लगी, इसीलिए 1973 में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। अब 1992 में क्या लाया गया, प्रोजेक्ट हाथी। और 82 के आसपास घड़ियाल, प्रोजेक्ट घड़ियाल, घड़ियाल होते हैं ना मगरमच्छ जैसे वैसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आपके लिए अब देखिए, ये शायद आपने साइंस पढ़ी हो तो आप इसका आंसर आप समझ जाएंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। और कौन सा वो कीटाणु यूज होता है इसमें, तो लैक्टोबैसिलस यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये किण्वन, किण्वन, कीड़े पड़ना, किण्वन। ऐसा नहीं कीड़े पड़ जाते उसमें खुल्लम खुल्ला नहीं, कीड़े होते हैं वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो ना लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो किण्वन के द्वारा दूध से दही बना देते हैं। बस इतना याद रखना, जिन्होंने पहले पढ़ा था उनको पता होगा। अभी चलिए आगे चलते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है किससे, यूएसएसआर से। कहां गया, यूएसएसआर। आंसर में जल्दीबाजी में यूएस से मतलब आता नहीं, यूएस से मतलब अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। उस समय का सोवियत संघ जो 1992 तक सोवियत संघ था, बाद में जाके क्या बन गया, वो बाद में जाके बन गया रसिया। आज रसिया कहलाता है, पहले सोवियत संघ था, क्योंकि 1992 में इसका विघटन हो गया था, ठीक है। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसको कहा जाता है, तो उत्तरी स्टार को। ये धरती है, धरती के उत्तरी ध्रुव पे जो तारा होता है ना, हम आसमान में देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें तारा दिखता है, वही ध्रुव तारा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया, अभी देखिए हमने पढ़ा था, फिर दोबारा आ गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया 1973 में, ठीक है। देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया। और भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया, 1972 में। और गुजरात में कौन सा वो वन्य जीव अभयारण्य है, गिर, क्यों बताया था ना, गुजरात में जाके गिर गया, एक ही नाम से फिट हो रहा है, ठीक है। और कौन से जानवर के लिए, शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है, तो याद रखिएगा फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। और शांत घाटी कहाँ है, शांत घाटी है केरला में। और राजाओं की घाटी कहाँ है, मिस्र में, क्योंकि मम्मी दफनाते थे ना, मम्मी मतलब वो मम्मी जो कपड़ों में लिपट के दफनाते थे ना वो। यार आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना यार, आंख में रोशनी से दर्द हो रहा है, ठीक है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या लगभग 206 पाई जाती है, जबकि शिशु में 300 होती है। अब 300 ऐसे नहीं, हड्डियां ज्यादा होती है फिर कम हो जाती है। जो हड्डियां बचपन में जोड़े अलग अलग होते हैं ना, वो बड़े होते होते जुड़ जाते हैं, मतलब कि वो ना एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, तो उनको ना लंबे लंबे एक ही में गिनने देते हैं। तो 300 से 200 ऐसा नहीं डिलीट होकर गायब हो गए, वो ये आपस में जुड़ गए बस, ठीक है। ग्रीन पीस ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है, अभी हमने पढ़ा था ना, वो क्या बोलते हैं ऊपर उसके बारे में क्या नाम है, पर्यावरण CPCW के बारे में, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था, तो उसमें ये लिखा होता ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय क्या है, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस पूरे दुनिया के लिए क्या करता है, ग्रीन पीस की एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था, मतलब आजाद है, अपनी मर्जी से काम करता है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पे और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ठीक है, याद रखिए एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अब चलिए प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का डैश का ऑक्सीकरण और डैश का अपचयन होता है। तो ये आपको देखिए, ये अगर आप पढ़े होंगे साइंस तभी आएगा आपको। ये देखिए H2O है, ऊर्जा मिली है इसको 2H प्लस में प्लस 1 2 O2 1/2 O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बस इतना याद रखिए, इसका आंसर ए है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। पेड़ जल लेते हैं और उसको वाष्प बना देते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। और NADP का अपचयन होता है। NADP क्या होता है, पच जाता है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, पेड़ में होता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको इतना याद रहेगा, ठीक है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, स्वच्छ ईंधन है। हाँ भाई स्वच्छ ईंधन है। LPG तो जानते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर में भर के आती है, CNG मत समझ लेना, LPG है। ये स्वच्छ ईंधन होता है, वो भी स्वच्छ ईंधन होता है, धुआं थोड़ी देता है आग जलाने पे। ये उच्च ऊष्मीयमान है। हाँ यार उच्च ऊष्मीयमान है, क्योंकि जब जलाते हैं तो देखो कितनी ज्यादा आग निकलती है उसमें से। ये नीली ज्वाला के साथ जलता है, कभी गैस जला के देखना
पीली नीली कई सारी है ना, मतलब कि कई सारी है ना वो रंग दिखेगा, उसमें नीला सबसे ज्यादा दिखेगा। ठीक है, सॉरी ये मेरे थोड़ा फोन बंद हो गया। अब देखिए, सॉरी है इसके लिए। ठीक है, देखिए तो ये मेथेन का उत्सर्जन करता नहीं, ये मेथेन का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। जो ये होता है, क्या नाम है, गैस का सिलेंडर होता है ना, ये ऐसे करके इसके अंदर ना ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। याद रखिएगा, कैसे याद करेंगे इसको कि क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। इसके अंदर क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। याद कैसे करिएगा आप लोग, गैस का सिलेंडर मान लो, एक मिनट मैं आपको ना याद करवाता हूँ, देखो आपको याद हो जाए, कितना बढ़िया याद होगा। याद नहीं हो तो नाम बदल देना मेरा। ठीक है, मेरी वीडियो पे ना मेरे को गधा लिख के चले जाना अगर याद नहीं हो तो, मेरे को याद नहीं हो। अब ये वाला याद करवा देता हूँ, देखो। ठीक है, ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे करके एलपीजी सिलेंडर मैं बना देता हूँ पहले। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर ऐसे ही होता है ना, ऐसे करके। ये एलपीजी सिलेंडर है, ये मान लीजिए ये एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, ये कौन सी गैस से बना होता है? तो इसके अंदर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। अब याद कैसे करोगे? जैसे कि मान लो कि कोई भाभी है, आपको बोलेगी भैया मेरे पाँव में दर्द उठा लो, तो आप उठा लोगे, तब आपका बीपी बढ़ेगा? नहीं। लेकिन आपको सिलेंडर उठाना पड़ गया गैस का, तो ये बीपी बढ़ गया, रे ये हो गया वो हो गया। मतलब अब दिल पे मत लेना, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, हम किसी कोई लड़की बोलेगी तो उसको उठा लेंगे, कोई मतलब लड़की नहीं, मतलब कोई फायदे की चीजों को उसको उठा लेंगे। लेकिन जब कोई सिलेंडर उठाने के लिए बोलेगा तो अरे हमारी मौत आएगी उसमें, हम सिलेंडर नहीं उठाएंगे। तो याद कैसे करोगे कि सिलेंडर उठाने पे बढ़ जाता है बीपी, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, आशा करता हूं आपको याद हो रहा होगा, और याद हो रहा है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बोलते हैं इसे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने बताया था कि हाँ भी ऐसे ऐसे लोग बने, ऐसे ऐसे पैदा हुए, कीड़े से मकोड़े से, मतलब छोटे छोटे जीवाणुओं से धरती बनी है, ऐसे ऐसे पहले पानी में लोग, पानी के जंतु आए, फिर धरती के जंतु आए हैं, डायनासोर आए, फलान ढिकान। ठीक, मकर रेखा है, मकर रेखा देखिए। अब याद कैसे करेंगे, ये भी याद करवा देते हैं। चलिए आपको, आप बस बोलो भाई, हम याद करवाएंगे। ये धरती है, ठीक है, एक मिनट, इसमें तो इंक नहीं है। देखिए ये धरती है, ठीक है। अब धरती पे बीच में विषुवत रेखा होती है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इनका मैं गरीब हूं इसलिए। ठीक है, ऊपर क्या होती है? मकर रेखा। ठीक है, और नीचे क्या होता है? नहीं, ऊपर होती है कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा। अब कैसे पता लगेगा ऊपर कर्क और नीचे मकर है? तो ऐसे याद रखिए, बस जो भारी है ना वो नीचे आ गया। देखिए ज्यादा अक्षर किसमें है? मकर में, तो भारी है तो याद रखिए नीचे आ गया, भारी होता है वो नीचे आ जाता है। और हल्का वाला कर्क, जिसमें दो ही अक्षर है तो हल्का होगा ना, तो कर्क का है ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब क्या पूछा इन्होंने कि मकर रेखा कौन सी होती है? तो मकर रेखा क्या होती है? दक्षिण में होती है, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो 23.5 डिग्री, देखिए इसमें तो उत्तर दक्षिण लिखा ही है, कुछ तो ये नहीं देखेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या होता है? ऊपर उत्तर, और साउथ मतलब अल्लू अर्जुन, साउथ नीचे, साउथ नीचे अल्लू अर्जुन, दक्षिणी भारत। ठीक है, तो 23.5 डिग्री, क्योंकि मकर भारी था और मकर भारी है तो भारी वाला नीचे, तो नीचे वाले गोलार्ध में नीचे वाला साउथ होगा ना, साउथ मतलब दक्षिण भारत। ठीक है, तो 23.5 डिग्री। आशा करता हूँ याद हो रहा होगा आपको, क्योंकि यार मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। प्लीज लाइक कर दो। ठीक है, अब लास्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हैग में। ऐसे याद रखिए कि अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब जो दुनिया भर का सबसे बड़ा कोर्ट है ना, जैसे कि हमारा कोर्ट है, हमारे किसी में लड़ाई होगी तो हम जिला कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन किसी देश का किसी देश से मैटर हो गया, किसी देश ने किसी देश पर हमला कर दिया, तो वो वाला न्याय कौन दिलाएगा? वैसे इसका मानेगा नहीं मानेगा वो अपने देश, जैसे हमारे भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सजा सुनी, हमारा भारत माने ना माने अपने पे। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत पे थोड़ी कुछ कर सकता है या किसी भी देश पे, लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की इज्जत करते हैं तो इसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब न्यायालय में जाते हैं, जज अगर सजा सुना दे तो क्या होता है? हग्गी मुक्ति हो जाती है सबकी। अब याद करने के लिए बोल रहा हूं, तो हैग हग्गी। ठीक है, तो न्यायालय में जाके गुंडों को क्या आ जाती है? पॉटी, तो हग्गी हैग। ठीक है, याद कर लेना। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय क्या है? नीदरलैंड हैग में। ठीक है, हैग में, नीदरलैंड हैग में, और इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 में। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ये 30 क्वेश्चन हो गए, देखिए बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन हुए हैं। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट करें। ठीक है, और लाइक करें। तो मैं कल आपके लिए और वन लाइनर भी लाऊंगा और ऐसे भी लाऊंगा, जैसी आपको वीडियो पसंद है वैसे। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो बताइए, अगर आपको वन लाइनर पढ़ने तो वो बता दीजिए। वन लाइनर वाले वीडियो डालने की जाके चैनल पे देख लो। ठीक है, बाकी धन्यवाद।